प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं ऋचा लोधी, शासकीय महाविद्यालय तेंदुखेड़ा, जिला दमोह से आज मैं बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को पीपीटी के माध्यम से हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी काव्य का शीर्षक मानसरोवर खंड से पाठ्य सामग्री प्रस्तुत कर रही हूँ। यहाँ पर सत्यापन मंडल, आप सभी को बहुत बहुत आभार। विषय सामग्री में मैंने शैक्षणिक अधिगम, विषय वस्तु, काव्य परिचय, समीक्षा, कठिन शब्द, अधिक जाने, संदर्भ ग्रंथ। शैक्षणिक अधिगम। प्रस्तुत अध्ययन सामग्री के अध्ययन के बाद विद्यार्थी जान पाएंगे, कवि जायसी का साहित्यिक परिचय समझ पाएंगे, पद्मावत ग्रंथ के संदर्भ में समझ पाएंगे, जायसी की रचना का सजीव चित्रण का अनुभव कर सकते हैं, भारतीय और पारसी प्रेम पद्धतियों का सुंदर समन्वय, प्रेम और सौंदर्य की रम्य झांकियों का विधान, ग्रामीण बोली की मिठास, भारतीय कथानक रूढ़ियों का सुंदर प्रयोग। यहाँ पर मैंने कवि परिचय दिया हुआ है। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था। इनका जन्म 1467 ईसा एवं मृत्यु 1542 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। उनके नाम में जायसी शब्द का प्रयोग उनके उपनाम की भांति किया जाता है। यह भी इस बात को सूचित करता है कि वे जायस नगर के निवासी थे। इस संबंध में उनका स्वयं भी कहना है, जायस नगर मोर स्थानो, नगरक नाव आदि उद्यानो, तहाँ दे वस दस पाउन आयहूं, वहाँ वैराग बहुत सुख पायहूं। इससे यह पता चलता है कि उस नगर का प्राचीन नाम उद्यान था। जायस नामक एक नगर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में आज भी वर्तमान है, जिसका एक पुराना नाम उद्यान नगर या उज्जालिक नगर बतलाया जाता है तथा उसके कंचाना खुर्द नामक मोहल्ले में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान भी कहा जाता है। जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है, भा अवतार मोर 9 सदी, 30 बरिख ऊपर कविवदी। जायसी के द्वारा रचित 21 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें पद्मावत, अखरावत, आखरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कान्हावत आदि प्रमुख हैं। उनकी ख्याति का आधार ग्रंथ पद्मावत ग्रंथ ही है। अब मैं यहाँ पर पद्मावत ग्रंथ का परिचय देना चाहूंगी। पद्मावत ग्रंथ की रचना सन 1947 हिजरी यानी संवत 1540 में हुई थी। ग्रंथ के नायक रत्नसेन और नायिका पद्मिनी की यानी पद्मावती की प्रेम कथा विस्तार पूर्वक वर्णन है। प्रेम की साधना का संदेश दिया है। रत्नसेन ऐतिहासिक व्यक्ति हैं एवं चित्तौड़ के राजा थे। पद्मावती उसकी वह रानी है जिसके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर तत्कालीन राजा या सुल्तान अलाउद्दीन उसे प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, जिसका आधार अवधी क्षेत्र में प्रचलित हीरामन सुग्गे की एक लोक कथा है। पद्मावत ग्रंथ हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। यह महाकाव्य प्रबंध काव्य शैली दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम जायसी के मानसरोवर खंड के काव्यांशों का अनुशीलन करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रेमाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, इनके द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है पद्मावत। पद्मावत के
मानसरोवर खंड से कतिपय काव्यांशों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पद्मावत अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघलदीप की राजकुमारी पद्मावती की लौकिक कथा को प्रस्तुत किया गया है। जब राजा रत्नसेन हीरामन तोते के माध्यम से सिंघलदीप की राजकुमारी पद्मावती के अतीव सौंदर्य का वर्णन सुनते हैं तो उसे प्राप्त करने के लिए सिंघलदीप की तरफ प्रस्थान करते हैं और पीछे जो उसकी प्रणीता रानी है नागमती, वह अथाह ब्रह्म सागर में डूब जाती है। उसकी ऐसी असीम ब्रह वेदना का मार्मिक चित्रण कवि ने नागमती वियोग खंड के अंतर्गत किया है, जो पद्मावत का महत्वपूर्ण अंश है। नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। और जहाँ तक मानसरोवर खंड की बात है विद्यार्थियों, तो यह कवि जायसी ने राजकुमारी पद्मावती और उसकी सखियों के मानसरोवर में स्नान करने की घटना को विस्तार से वर्णन किया है। पद्मावत में वस्तु वर्णन की अधिकता देखने को मिलती है। यहाँ पर कवि ने लौकिक प्रेम कथाओं द्वारा ही अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति का महत्व बताया है। यहाँ पर एक पद मानसरोवर खंड से एक पद दिया हुआ है। तन चित और मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मनी चीन्हा। गुरु सुआ जो पंथ दिखावा, बिना गुरु को निर्गुण पावा। नागमती यही दुनिया धंधा, वाचा सोईना जो यही चितबंधा। राघव दूत सोई सैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। प्रेम कथा यही भांति विचारु, बूझ ले ही जो बूझई पारहु। यहाँ पर कवि ने गुरु सुआ के माध्यम से राजा रत्नसेन को पद्मावती की सुंदरता का संदेश दिया है। यहाँ पर तोते को गुरु कहा गया है और गुरु का महत्व बतलाते हुए कवि ने कहा है कि गुरु के बिना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। और यदि देखा जाए तो नागमती, जो कि राजा रत्नसेन की परिणीता पत्नी है, उनको यहाँ दुनिया धंधा कह के संबोधित किया है। और जब राघव दूत यानी अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो उनकी सभी रानियां आग में कूद करके अपने प्राण दे देती हैं और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ मुट्ठी भर राख जो कि शरीर के जलने के बाद प्राप्त होती है, तो वो उठा करके ऐसा फेंकता है और कहता है कि ये सारी चीजें दुनिया धंधा है। यहाँ पर पद्मावती का चित्र दिया हुआ है जो कि गूगल से लिया है और यहाँ पर पद्मावती के महल का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर पद्मावत की एक पांडुलिपि का चित्र दिया हुआ है, यह भी गूगल से लिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से हमारे पाठ्यक्रम की सामग्री प्रारंभ होती है। जैसा कि मैंने पूर्व में ही बतलाया है कि हमारे पाठ्यक्रम के आधार पर मानसरोवर खंड के प्रारंभिक 3 पद लिए गए हैं, जिसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मानसरोवर चली अनहाई। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबई चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करुणा रसबेली। जैसा कि यहाँ पर संदर्भ प्रसंग दिया हुआ है, सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश प्रेमाख्यान परंपरा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के मानसरोवर खंड से उद्धृत है। प्रसंग है, कवि जायसी ने प्रस्तुत पंक्तियां
कवि जायसी ने प्रस्तुत पंक्तियों में पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि वह अपनी सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने के लिए जाती हैं और सभी सखियां असीम सौंदर्य का केंद्र बनी हुई है। व्याख्या है, एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मानसरोदक चलिए नहाई। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबई चली आई। एक दिन पूर्णिमा की तिथि आई तो पद्मावती मानसरोवर में स्नान करने के लिए जाती हैं, चल पड़ती हैं एवं उन्होंने अपनी सभी सखियों को आमंत्रण भेजा और वह सभी सखियां कीमती वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित होकर चली आईं। कोई चंपा, कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रसबेली, और वह ऐसी शोभायमान प्रतीत हो रही हैं मानो कोई फुलवारी ही चली आ रही हो। उनमें से कोई चंपा, कोई कुंद के समान भी की भांति भी शोभायमान हो रही हैं। कोई सु गुलाल सुदर्शन राती, कोई बकौरी बकुचन बहसाती, कोई सु वौल शरीफ उहपाती, कोई जाहि जूही सेवती, कोई सोन जरद जीव केसरी, कोई सिंगार हार नागेसरी, कोई कूजा सदवरग चवेली, कोई कदम सुरस रसबेली। अन्य सखियां केतकी, करना और रसबेली की भांति थीं। कोई श्रेष्ठ गुलाब और सुदर्शन जैसी लाल थीं तथा कोई गुलकावली के गुच्छों की तरह लिखी हुई थीं। कोई श्रेष्ठ गुलाल और सुदर्शन जैसी लाल थीं तथा कोई गुलकावली के गुच्छों की तरह लिखी हुई थीं। कोई पुष्पों से युक्त मौलसिरी की भांति थीं और कोई जूही यूथिका, जूही जो कि गुच्छों में फूल खिलते हैं, तो वही उदाहरण सखियों को दिया गया है। और कोई श्वेत गुलाब जैसी थी, सफेद गुलाब के जैसे शोभायमान हो रही थी। कोई सौंजरत जैसी थी और कोई नाग केसर की तरह थी। कोई हरसिंगार की भांति शोभायमान हो रही थी तो कोई सखी नाग केसर की भांति शोभायमान प्रतीत हो रही थी। वेली सबही मालिनी संग, फूले कवल कबोद, वेदी रहे गन गंधर्प, वास परिमल आमोद। वे सब जैसे ही पद्मावती के साथ चलती हैं तो ऐसे प्रतीत होती हैं मानो मालती के पुष्प हों और पद्मावती कमल का पुष्प, एवं उनके शरीर की सुगंध से गंधर्व भी परम आनंद की अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो विविध प्रकार के पुष्प हैं, उन पुष्पों के नाम कवि ने उल्लेखित किया है और इस प्रकार कवि ने परिगणात्मक शैली को अपनाया है। जहाँ हमने इसके पूर्व पद्मावत काव्य के संबंध में बतलाया था कि इसका वस्तु वर्णन बेजोड़ है। सूफी कवियों ने विभिन्न प्रकार के वस्तु वर्णन अपने काव्यों में प्रस्तुत किए हैं और पद्मावत में हमें यही वस्तु वर्णन की बहुलता देखने को मिलती है। इसका सटीक उदाहरण यह पद है जो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ भी कवि ने विविध प्रकार के पुष्पों का वर्णन किया है, जो कि पुष्पों की उपमा पद्मावती की सखियों को दी गई है। यहाँ पर हमारा पाठ्यक्रम से दूसरा पद प्रारंभ होता है। खेलत मान सरोवर गई, जाई पाली पर ठाड़ी भई, देखी सरोवर रह सही केली, पद्मावती सो कहीं सहेली, ए रानी मनु देख बिचारी, यही नहर रहना दिनचारी, जो लही अहि पिता कर राजू, खेल ले जो खेल हूँ आजू, पुनि सासुर हम गौनब काली, कित हम कित यह सरवर पाली, कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिली के खेलब यह साथा, सासु ननंद बोलहि जीव लेही, दारुण ससुर न आवहि देही, पिय प्यार सब ऊपर सो पुनि करई दहु काह, कहु सुख राखई की दुख, दहु कस जरम निवाह। संदर्भ
पूर्ववत रहेगा। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में सभी सखियों एवं पद्मावती के संदर्भ में बताया गया है कि वो अटखेलियां करते हुए मानसरोवर के किनारे पर जाती हैं और खेल शुरू करती हैं, एक खेल खेलती हैं और पिता के घर सुख और स्वतंत्रता का अनुभव वह करती हैं, वह आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि अभी समय है, समय रहते ये सारे सुख भोग लो, फिर पता नहीं हम कहाँ मिलेंगे और यह सरोवर या मानसरोवर का किनारा कहाँ मिलेगा। खेलत मानसरोवर गई, जाई पारी पर ठाणी भई, देखी सरोवर रह सही खेली, पद्मावती सो कहीं सहेली। वे खेलती हुई मानसरोवर पर आईं और जाकर किनारे पर खड़ी हो जाती हैं। वे सभी सखियां और पद्मावती मानसरोवर के खेलते हुए मानसरोवर के किनारे जाती हैं और खड़ी हो जाती हैं। देखी सरोवर रही केली, पद्मावती सो रही सहेली। वे मानसरोवर को देखकर रास और क्रीड़ा करती हैं। सब सहेली पद्मावती से कहती हैं, ए रानी मनु देख बिचारी, यही नहर रहना दिनचारी। जो लही अहें पिता कर राजू, खेल ले जो खेल हूँ आजू। हे रानी, मन में विचार कर देख लो, इस पीहर में 4 दिन या थोड़े ही दिन रहना है। जब तक पिता का राज है तभी तक खेल लो, जैसा कि आज खेल रहे हो। फिर तो हमारा सास के यहाँ जाने का समय हो जाएगा। पुनि सासुर हम गौनब काली, कित यह सरवर पाली। कित आवन पुनि अपने यहाँ था, कित मिली है खेलब एक साथा। फिर तो हमारा सास के यहाँ जाने या ससुराल जाने का समय आ जाएगा, तो फिर ना जाने हम कहाँ होंगे और यह तालाब का किनारा या मानसरोवर का किनारा हमें कहाँ मिलेगा। फिर आना अपने हाथ नहीं हो पाएगा और कहाँ मिलकर एक साथ खेलना हो पाएगा। सासु ननद बोलहि जियो लेही, दारुन ससुर न आवे देही। और सभी सखियां आपस में बात करती हैं कि सास और ननद बोलती ही प्राण ले लेंगी और ससुर बड़े ही कठोर होंगे, वह आने भी नहीं देंगे। इन सब के ऊपर प्यारा प्रियतम होगा। पियु प्यार सब ऊपर, सो पुनि करें दहुकाह। कहु सुख राखई की दुख, दहु कस जरम निबाह। इन सब के ऊपर प्यारा प्रियतम होगा। ना जाने वह भी फिर कैसा व्यवहार करेगा, ना जाने वह सुख से रखेगा या दुख से, ना जाने जीवन का निर्वाह कैसे होगा। अर्थात सभी सखियां और पद्मावती आपस में बात करते हैं कि जब तक पिता के घर हैं तब तक ये सारे सुख का अनुभव कर लो, ससुराल में ये सारे सुख प्राप्त नहीं होंगे। वहां तो सास एवं ननद अपने ही सास ननद का ही हुक्म चलेगा, अर्थात वह जो कहेंगी हमें वही मानना होगा। एवं ससुर भी बहुत ही कठोर होंगे, वो उनके रहते हम यहाँ या फिर कहीं ऐसी जगह जाके एक साथ नहीं खेल पाएंगे जैसे कि अभी खेल पा रहे हैं। यहाँ पर हमारा पाठ्यक्रम का तीसरा पद प्रारंभ होता है। सरोवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोरी केस मुरकाई। शशि मुख अंग मलय गिरी रानी, नागन झोंपी लीन अरधानी। ओनय मेघ परी जह छाहा, शशि की शरण लीन जनुराहा। छपी गई दिनहि भानु के दशा, लय निशि लखत चांद परगसा। भूली चकोर दृष्टि तहलावा, मेघ घटा मह चांद दिखावा। दसन दामिनी कोकिल भाषी, वोहें धनुष गगन ले राखी। नैन खंजन दुई केली करेली, कुंज नारंग मधुकर रस लेही। सरवर रूप मोहा हिये हिलोर करेई, पाए छुआई मकु पाबो। तेहि मिशु यह रही देई। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। यहाँ पर प्रसंग में पद्मावती की सुंदरता का
वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वह सरोवर या मानसरोवर के किनारे पर आती हैं और अपने जैसे ही केस खोलती हैं या बालों को बिखराती हैं तो उनकी सुंदरता सौंदर्यकरण देखते ही उनकी छवि का जो मनोरम दृश्य उकेरा है कवि ने, वह देखते ही बनता है। सरोवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केसि मुरकाई। शशि मुख अंग मलय गिरिरानी, नागन झोंपी लीन अरधानी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पद्मावती जैसे ही मानसरोवर के किनारे पर आकर खड़ी होती हैं, वहां उन्होंने अपने जूड़े को खोलकर बालों को फैलाया। शशि मुख अंग मलय गिरिरानी, नागन झोंपी लीन अरधानी। और पद्मावती का मुख चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहा है और उनका जो शरीर है वो मलयागिर चंदन की खुशबू के जैसे सुगंध या कहा जाए तो सुगंधित जो मलयागिर चंदन है उसके जैसी सुगंध है की भांति सुगंधित है। नागन झोंपी लीन अरधानी, उस पर बिखरे हुए बाल ऐसे लगते हैं जैसे सर्पों ने सुगंधी के लिए इसे ढक लिया हो, या फिर ऐसा लगता है कि वे बाल मानो मेघ ही उमड़ आए हों। ओने मेघ परी जह चाहा, शशि की शरण लीन जनु राहा। ऐसा लगता है मानो वे बाल मेघ ही उमड़ आए हों जिससे सारे संसार में छाया हो गई है। छपी गई दिनहि भानु के दशा, लय निसी लखत चांद पर गसा। मुख के समीप बाल ऐसे लगते हैं मानो राहु ने चंद्रमा की शरण ले ली हो। केस इतने घने और काले हैं कि दिन होते हुए भी सूर्य का प्रकाश छिप गया है और चंद्रमा रात में नक्षत्रों को लेकर प्रकट हो गए हैं। अर्थात ऐसा प्रतीत होता है जैसे पद्मावती रूपी चंद्रमा अपने सखियों रूपी नक्षत्र को लेकर के दिन में जो शोभायमान हो रही हैं, दिन में ही चंद्रमा की भांति तेज जो है उनका चंद्रमा की भांति है। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पद्मावती रूपी चंद्रमा दिन में ही निकल आया हो और अपनी सखियों को साथ में लेकर के सखियां ऐसे शोभायमान हो रही हैं जैसे कि आकाश में नक्षत्र सुशोभित होते हैं चंद्रमा के साथ। भूली चकोर दिष्टि तह लावा, मेघ घटा मह चंद्र दिखावा। दसन दामिनी कोकिल भाषी, मोहे धनुक गगन ले राखी। नैन खंजन दुई केली करे ही, कुंच नारंग मधुकर रस ले ही। यहाँ पर पद्मावती रूपी चंद्रमा को देख करके चकोर अपनी दृष्टि पद्मावती की तरफ कर देता है। चकोर भूलकर उधर की ओर देखने लगता है जहां पर पद्मावती खड़ी हुई हैं, क्योंकि उसे मेघों की घटा के बीच पद्मावती का मुख रूपी चंद्रमा दिखाई दे रहा है और पद्मावती की भौहें ऐसे प्रतीत हो रही हैं मानो आकाश में इंद्रधनुष निकल आया हो। नैन खंजन दुई केली करे ही, कुंच नारंग मधुकर रस ले ही। यहाँ पर पद्मावती के दोनों नयन ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे शोभायमान छवि उकेर रहे हैं जैसे दो खंजन पक्षी आपस में क्रीड़ा कर रहे हों। मानसरोवर उसके रूप को देखकर मोहित हो गया है। सरवर रूप विमोहा, हिय हिलोर करेई। पाए छुअई मकु पावो, तेहि मिसु यहरहि देहि। मानसरोवर पद्मावती के रूप सौंदर्य को देख करके मोहित हो गया है। वह हृदय में कामना रूपी लहरें भरने लगा। उसकी लहरें इधर आती हुई इस भाव को प्रकट करती हैं मानो कि वह इस बहाने से लहरें ले रहा हो कि स्यात किसी तरह पद्मावती के पैर छू लें। इस स्लाइड में मैंने कठिन शब्द दिए हुए हैं जैसे कि बोलसरी, मौलसरी, हैदारुन कठोर, रह सही रास करना, औनय छा जाने से, अर्धानी सुगंधी के लिए,
मुरकाई, फैलाया, खोला, मिसू, बहाने से। समीक्षा। यहाँ पर मैंने पद्मावत ग्रंथ की समीक्षा दी हुई है। हिंदी साहित्य के प्रेम मार्गी सूफी संत कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सबसे ऊंचा है। उन्होंने मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक छवि को भावात्मक काव्य के द्वारा अपने महाकाव्य पद्मावत में प्रस्तुत किया है। पद्मावत प्रेम काव्य है और जायसी प्रेम की तन्मयता के महत्वपूर्ण कवि हैं। उसमें प्रेम को ही सार वस्तु माना गया है। सूफी साधक विरह को ही प्रेम की कसौटी मानते आए थे। विरह में प्रेम की सच्चाई की परीक्षा होती है और अनुभव का प्रमाण भी मिल जाता है। पद्मावत में नायिका का सौंदर्य वर्णन भी अद्भुत है। इसमें परंपरागत उपमानों के साथ काव्य चातुर्य भी है। केश विन्यास के विवरण में उसकी सघनता, कालिमा, गंध और कोमलता का एक संगठित प्रयास है। यहाँ पर मैंने पद्मावत ग्रंथ हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। इसकी रचना सन 947 हिजरी यानी संबत 1540 में हुई थी। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल रचना है पद्मावत संजीवनी व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचना है जायसी ग्रंथावली, संपादित की गई थी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से। लक्ष्मीधर रचना है पद्मावती ल्यूजैक एंड कंपनी लिमिटेड लंदन। और यहाँ पर मैंने गूगल से कुछ पाठ्य सामग्री संग्रहित की थी। संदर्भ ग्रंथ जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी व्याख्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जायसी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित है। लक्ष्मीधर पद्मावती ल्यूजैक एंड कंपनी लिमिटेड लंदन। यहाँ पर मैंने गूगल से भी पाठ्य सामग्री ली थी। मूल्यांकन। यहाँ पर मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पद्मावत ग्रंथ के रचनाकार निम्न में से हैं? जायसी, कुतवन, मंझन, उस्मान। सही उत्तर है जायसी। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? चित्तौड़गढ़, दिल्ली, राजस्थान, सिंघलदीप। सही उत्तर है सिंघलदीप। पद्मावती को कवि ने निम्न में से प्रतीक माना है? शैतान, तन, बुद्धि, मन। सही उत्तर है मन। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ को कवि ने निम्न में से प्रतीक माना है? मन, शैतान, हृदय, तन। सही उत्तर है तन। यहाँ पर ई कंटेंट डेवलपमेंट टीम है। आप सभी को बहुत बहुत आभार। आशा करती हूँ कि आप सभी को इस पीपीटी के माध्यम से कुछ पाठ्य सामग्री प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद।